हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसपीसी सेंटर। दिस इज प्रशांत कुमार। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ बीपीएससी मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से केंद्रीय बजट 2025-26 को डिस्कस करूंगा। मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा कि आखिर केंद्रीय बजट 2025-26 में ऐसे कौन कौन से प्रावधान किए गए हैं जो 70वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा में आंसर राइटिंग में आप उसे मेंशन कर सकते हैं। महत्वपूर्ण डेटा के साथ, ग्राफिक्स के साथ मैं महत्वपूर्ण चीज़ों को आपके साथ डिस्कस करूँगा। सरकार के द्वारा जो भी महत्वपूर्ण चीज़ें, चाहे वह कृषि के क्षेत्र में हो या फिर एमएसएमई के क्षेत्र में हो, पर्यटन के क्षेत्र में हो, जो भी महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं उन सभी चीज़ों को डिस्कस करूंगा ताकि आप आंसर राइटिंग के दौरान इसे आप मेंशन करके अच्छे नंबर को प्राप्त कर सकें। इसके अलावा बिहार के विकास में यह बजट किस प्रकार से लाभदायी साबित होगी, हितकारी साबित होगी, उन बिंदुओं पर भी चर्चा की जाएगी। अगर आप लोग नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे टेलीग्राम ग्रुप @ISPC सेंटर को आप लोग जरूर ज्वाइन करें। तो आइए हम लोग डिस्कशन प्रारंभ करते हैं। 70वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा के लिए यह काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो है और अगर इस वीडियो को सुनने के पश्चात इन महत्वपूर्ण डेटा, ग्राफिक्स आदि का प्रयोग आप आंसर राइटिंग के दौरान करते हैं तो निस्संदेह अन्य अभ्यर्थियों की तुलना में आपको 1-2 नंबर जरूर हर एक प्रश्न में आपको ज़्यादा नंबर मिलेंगे। तो आइए हम लोग डिस्कशन प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग बजट के बारे में संवैधानिक प्रावधान पर डिस्कस करें तो भारतीय संविधान के आर्टिकल 112 में केंद्र सरकार के द्वारा वार्षिक वित्तीय विवरण पेश करने की चर्चा की गई है। उसी प्रकार से अगर राज्यों के बारे में चर्चा की जाए तो आर्टिकल 202 में राज्य में वार्षिक वित्तीय विवरण को पेश करने के बारे में चर्चा की गई है और ये दोनों प्रावधान हैं जो संवैधानिक प्रावधान बजट से संबंधित हैं। हाल ही में वित्त मंत्री के द्वारा 1 फरवरी 2025 को संसद में बजट प्रस्तुत किया गया है। वित्त वर्ष 25-26 के लिए पेश किया गया बजट का कुल आकार 50.65 लाख करोड़ है। प्रधानमंत्री ने इस बजट को जनहितकारी तथा दीर्घकालीन प्रभाव वाला बजट करार दिया है। यानी कि हाल ही में वित्त मंत्री के द्वारा 1 फरवरी को बजट पेश किया गया और बजट पेश करने के एक दिन पूर्व 31 जनवरी को आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया गया था। ठीक है, तो आज हम लोग बजट का डिस्कस करते हैं। कुछ दिनों के बाद आर्थिक सर्वेक्षण मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से जो महत्वपूर्ण डेटा वगैरह होंगे उसे मैं डिस्कस करूंगा। तो आइए हम लोग बजट का डिस्कशन प्रारंभ करते हैं। देखिए, बजट में 3-4 महत्वपूर्ण चीज़ होती है जिसे आपको मेंस के लिए ध्यान देना है। बाकी सब प्रीलिम्स ओरिएंटेड फैक्ट्स होते हैं, लेकिन स्पेशली एग्रीकल्चर के क्षेत्र में सरकार क्या काम कर रही है, इंडस्ट्री उद्योग के क्षेत्र में सरकार क्या काम कर रही है, एमएसएमई के बारे में क्या नए स्टेप कदम उठाए जा रहे हैं, पर्यटन के क्षेत्र में सरकार के द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं, ऊर्जा के क्षेत्र में क्या महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं, ये सभी जो महत्वपूर्ण होते हैं इसको आपको अच्छे से कवर करना पड़ेगा मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से। ठीक है, तो आइए हम लोग कृषि क्षेत्र को डिस्कस करते हैं। तो अगर हम लोग सबसे पहले बजटीय आवंटन की चर्चा करें तो पिछले बार की तुलना में कृषि व संबद्ध क्षेत्र में आवंटित राशि घटा दी गई है। ठीक है, हम लोग बाद में चर्चा करेंगे कि कृषि क्षेत्र में कितना पिछले बार अलॉट किया गया था और इस बार कितना आवंटित किया गया है। ग्राफिक से हम लोग उसे समझेंगे, लेकिन इतना स्पष्ट है कि कृषि व संबद्ध क्षेत्र में सरकार के द्वारा जो पिछले बार बजटीय आवंटन की गई थी उसकी तुलना में लगभग 2.5 से 3.25%, कहीं कहीं 2.5% तो कहीं कहीं 2.75% लिखा हुआ मिलेगा। तो इतना राशि जो है वह कम आवंटित इस बार की गई है। इस बार कुल आवंटित राशि कृषि व संबद्ध क्षेत्रों के लिए 1.37 लाख करोड़ रुपया की गई है। कृषि व संबद्ध क्षेत्र का मतलब हो गया कृषि के साथ साथ मत्स्य पालन, पशुपालन, डेयरी आदि इसमें शामिल होंगे। ठीक है, कृषि के क्षेत्र में अगर महत्वपूर्ण योजनाओं के बारे में देखा जाए कि इस बार के बजट में कृषि के बारे में किन महत्वपूर्ण योजनाओं की घोषणा केंद्र सरकार के द्वारा की गई है, तो उन्हीं महत्वपूर्ण योजनाओं में पहली योजना जो निकलकर सामने आती है वह है प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना। काफी महत्वपूर्ण स्कीम है जिस प्रकार से केंद्र सरकार के द्वारा पिछड़े जिलों के विकास के लिए आकांक्षी जिला कार्यक्रम लाया गया, पिछड़े ब्लॉक के विकास के लिए आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम, आकांक्षी प्रखंड कार्यक्रम लाया गया। उसी प्रकार से केंद्र सरकार के द्वारा कम उत्पादकता वाले 100 जिलों में विकास के लिए, कृषि उन्नति के लिए प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना की शुरुआत की गई है। बिल्कुल आकांक्षी जिला की तर्ज पर ही इसे
प्रारंभ किया गया है। आकांक्षी जिला अगर आपको याद होगा तो आकांक्षी जिला में क्या है, वैसा जिला जो शिक्षा के दृष्टिकोण से पिछड़ा हुआ है, वैसा जिला जो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से पिछड़ा हुआ है, जहां पे आधारभूत संरचना का अभाव है, उन जिलों में विकास के लिए अलग तरीके से सरकार के द्वारा स्ट्रेटजी तैयार की गई है। और ठीक इसी के समानांतर कृषि के क्षेत्र में, एग्रीकल्चर के क्षेत्र में केंद्र सरकार के द्वारा वैसे डिस्ट्रिक्ट जो कि कम उत्पादकता के लिए प्रसिद्ध हैं, जहां पर प्रति हेक्टेयर जो उत्पादन है कम होता है, उन जिलों में प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना शुरुआत की जाएगी। वैसे 100 जिलों को चिन्हित किया जाएगा। इससे लगभग 1.7 करोड़ किसान लाभान्वित होंगे। तो पहला हो गया प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना। दूसरा है केंद्र सरकार के द्वारा केसीसी के माध्यम से प्रदान किए जाने वाले ऋण में वृद्धि की गई है। पहले केसीसी के माध्यम से 3 लाख रुपए तक की ऋण प्रदान की जाती थी, लेकिन 3 लाख रुपए की जो सीमा है उसे बढ़ाकर 5 लाख कर दिया गया है। इससे सबसे ज़्यादा मछुआरा और डेयरी किसानों को फायदा होगा। क्यों? क्योंकि मछुआरे और डेयरी किसान वाले जो होते हैं वे अल्पकालिक ऋण की आवश्यकता उनको होती है, और केसीसी के माध्यम से उनको अल्पकालिक ऋण प्रदान हो पाता है, अल्पकालिक ऋण मिल पाता है। तो अल्पकालिक जो ऋण है, केसीसी की ऋण की जो सीमा थी उसको 3 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया गया है, जो कि जो सीमांत किसान हैं उसके लिए काफ़ी यह लाभदायी साबित होगा। अगला है राष्ट्रीय उच्च पैदावार बीज मिशन। तो केंद्र सरकार के द्वारा उच्च पैदावार, कीट प्रतिरोधी और जलवायु अनुकूलन के गुणों से संपन्न बीजों का लक्षित विकास और प्रचार के लिए राष्ट्रीय उच्च पैदावार बीज मिशन को लॉन्च किया गया है। इसके बाद अगर कृषि के क्षेत्र में अन्य महत्वपूर्ण इनिशिएटिव को देखा जाए तो कपास उत्पादकता मिशन उन्हीं में से एक है। कपास उत्पादकता मिशन से 2 कार्य केंद्र सरकार के द्वारा लक्षित किया गया है। पहला, इससे किसानों की इनकम भी बढ़ेगी, और दूसरा क्या होगा, वस्त्र उद्योग को भी बढ़ावा मिलेगा। कपास, चूंकि अगर आप देखेंगे कि कपास का उत्पादन होगा तो इससे वस्त्र उद्योग को बढ़ावा मिलेगा, और इसीलिए केंद्र सरकार के द्वारा 500 करोड़ रुपया कपास उत्पादकता मिशन के लिए समर्पित किया गया है। केंद्र सरकार का टारगेट है कि अगले 5 वर्ष में इस मिशन के जरिए कपास कृषि की उत्पादकता और वहनीयता इन दोनों में सुधार किया जाएगा, और वस्त्र उद्योग के साथ साथ एग्रीकल्चर विकास को भी बढ़ावा दिया जाएगा। तो कपास उत्पादकता मिशन का टारगेट आगामी 5 वर्ष के लिए 500 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। बिहार में मखाना बोर्ड काफ़ी महत्वपूर्ण है। बिहार में मखाना बोर्ड, ऐसे हम लोग अलग से बिहार का चैप्टर डिस्कस करेंगे कि बिहार के विकास के लिए इस बजट में कौन कौन से प्रावधान किए गए हैं और किन प्रावधानों की चर्चा किस प्रकार के सवाल में आप कर सकते हैं। यहाँ पर संक्षिप्त रूप में देखें तो मखाना बोर्ड का गठन निस्संदेह कृषि के क्षेत्र के लिए, बिहार के विकास के लिए भी काफ़ी लाभदायी होगा, क्योंकि अभी आप देखेंगे कि सीमांचल का जो एरिया है वहाँ पर मखाना का काफ़ी ज़्यादा उत्पादन होता है, लेकिन कारोबार काफ़ी अभी सीमित है। हालांकि पूरे देश के 90% का मखाना का जो उत्पादन है वह बिहार करता है, लेकिन इसके बावजूद इसका कारोबार अभी तक ज़्यादा विस्तृत नहीं हो पाया है। अभी लगभग 500 करोड़ रुपए का इसका कारोबार है, लेकिन अगर मखाना बोर्ड के माध्यम से मखाना उत्पादन में वृद्धि पर बल दी जाती है, इसका प्रसंस्करण किया जाता है, आधुनिक तरीके से इसे प्रसंस्कृत किया जाएगा, मूल्य संवर्धन किया जाएगा और विपणन में सुधार किया जाएगा, तो इसका जो मार्केट है बढ़ने की उम्मीद है। और जो किसान है, बिहार के किसान, सीमांचल क्षेत्र वाले स्पेशली मखाना उत्पादक जो वर्ग है, उनको काफ़ी आर्थिक लाभ होगा, बिहार का भी विकास होगा और देश का भी विकास होगा, और देश में देखा जाए तो मखाना का काफ़ी अधिक निर्यात भी होगा। तो यह है मखाना बोर्ड की स्थापना। केंद्र सरकार के द्वारा कृषि के क्षेत्र में एक अन्य प्रावधान के रूप में दलहन में आत्मनिर्भरता मिशन लॉन्च की गई है। दलहन में आत्मनिर्भरता के लिए केंद्र सरकार के द्वारा 1000 करोड़ रुपया आवंटित किया गया है। सरकार का टारगेट है कि आगामी 6 वर्षों में तूर, उड़द और मसूर पर विशेष ध्यान देते हुए आत्मनिर्भरता को प्राप्त कर ली जाए। तो इस प्रकार से कृषि के क्षेत्र में केंद्र सरकार के द्वारा इन महत्वपूर्ण स्कीम को लॉन्च किया गया है। इसके अलावा भी केंद्र सरकार के द्वारा आप देखेंगे तो असम में यूरिया प्लांट की स्थापना करने की चर्चा की गई है। जो पुराने यूरिया प्लांट बंद थे उसको फिर से चालू करने की चर्चा की गई है। तो और भी कई सारे प्रावधान हैं, लेकिन आपको महत्वपूर्ण प्रावधानों को ही ध्यान में रखना है, क्योंकि जब आप मेंस परीक्षा एग्जामिनेशन में आप लिखेंगे, मान लेते हैं कि कृषि से संबंधित कोई सवाल है कि केंद्र सरकार के द्वारा कृषि के विकास के लिए क्या क्या कार्य किए जा रहे हैं, या किसानों की उत्पादकता में वृद्धि के लिए किसानों की इनकम में वृद्धि के लिए कौन कौन से कार्य किए जा रहे हैं, तो आप डायरेक्ट लिखिए 2025-26 में केंद्र सरकार के द्वारा केंद्रीय बजट में निम्न प्रावधान किए गए हैं। तो मुश्किल से आप 4-5 पॉइंट आप वहां पे लिख पाएंगे। तो 4-5 जो महत्वपूर्ण पॉइंट हो उसे ही आप याद रखें, ताकि एग्जामिनेशन में आप उसे मेंशन कर सकें। तो पहला काफी महत्वपूर्ण हो गया एग्रीकल्चर सेक्टर।
अब हम लोग आते हैं दूसरा जो है इंडस्ट्री का सेक्टर काफ़ी महत्वपूर्ण है और इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण है वह है एमएसएमई। एमएसएमई सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग, यह इसीलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि देश के निर्यात में लगभग आधा हिस्सेदारी 45% जो योगदान है देश के निर्यात में वह एमएसएमई सेक्टर का है। ठीक है, इसके अलावा देश के लगभग 7.5 करोड़ लोगों को रोजगार प्रदान करने का कार्य करता है एमएसएमई सेक्टर। इतना ही नहीं, वर्तमान समय में अगर देखा जाए तो देश में कुल 5.5 करोड़ से ज़्यादा एमएसएमई विद्यमान हैं। ये जो एमएसएमई हैं मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस दोनों सेक्टर से जुड़े हुए हैं। तो देश के निर्यात में 45% का योगदान एमएसएमई सेक्टर का है। लगभग 7.5 करोड़ लोगों को रोजगार प्रदान करने का कार्य एमएसएमई सेक्टर कर रहा है। ठीक है, तो एमएसएमई काफी महत्वपूर्ण है। इस बार के बजट में एमएसएमई से बारे में कई सारे प्रावधान किए गए, जैसे सबसे पहला और महत्वपूर्ण हो गया कि एमएसएमई की परिभाषा में ही बदलाव कर दिया गया, इसीलिए भी यह सेक्शन काफी अधिक महत्वपूर्ण है। और पिछले बार आप देखेंगे कि जब एमएसएमई की परिभाषा में बदलाव किया गया था तो बीपीएससी मुख्य परीक्षा में एक सेपरेट सवाल पूछ लिया गया था। ठीक है, तो इस बार भी हो सकता है पूछ लिया जाए। अगर नहीं भी पूछा जाता है तो एमएसएमई से संबंधित कोई अगर सवाल पूछा जाता है तो एमएसएमई के बारे में जब भी सवाल पूछा जाएगा तो आपको बताना पड़ेगा कि एमएसएमई की नई परिभाषा क्या है। तो आप इस नई परिभाषा को याद रखेंगे। नई परिभाषा के अनुसार केंद्र सरकार के द्वारा जो निवेश की सीमा थी उसमें 2.5 गुने की वृद्धि की गई है। निवेश की सीमा यानी कि सूक्ष्म उद्योग के लिए अलग थी निवेश की सीमा, लघु उद्योग के लिए अलग थी निवेश की सीमा और मध्यम उद्योग के लिए अलग थी। तो इन सभी में निवेश की सीमा को 2.5 गुना बढ़ा दिया गया और टर्नओवर सीमा भी 2 गुना वृद्धि कर दी गई है। तो नया डेटा अगर देखा जाए तो सूक्ष्म उद्योग में निवेश की सीमा को बढ़ाकर कर दिया गया है। पहले 1 करोड़ था तो 1 करोड़ से बढ़ाकर 2.5 गुना बढ़ाएगा तो अब हो गया 2.5 करोड़, यानी कि सूक्ष्म में निवेश की सीमा है 2.5 करोड़, लघु 25 करोड़, मध्यम 125 करोड़। टर्नओवर देखा जाए तो सूक्ष्म उद्योग का है 10 करोड़, लघु का है 100 करोड़ और मध्यम का है 500 करोड़। आसान है याद करना, 2.5 करोड़, 25 करोड़, 125 करोड़, 10 करोड़, 100 करोड़, 500 करोड़। ठीक है, तो सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग की नई परिभाषा एमएसएमई की यहाँ पर हो गया। इसके अलावा अगर एमएसएमई के बारे में देखा जाए कि केंद्र सरकार विकास के लिए क्या काम कर रही है तो मेक इन इंडिया पहल को बढ़ावा देने के लिए नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन की घोषणा केंद्र सरकार के द्वारा की गई। इतना ही नहीं, अगर आप देखेंगे तो फुटवियर और लेदर क्षेत्र की उत्पादकता, गुणवत्ता और प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ावा देने के लिए फोकस उत्पाद स्कीम का कार्यान्वयन केंद्र सरकार के द्वारा किए जाने का निर्णय लिया गया है, क्योंकि इसके माध्यम से फोकस उत्पाद स्कीम के कार्यान्वयन के माध्यम से लगभग 22 लाख लोगों को रोजगार की प्राप्ति होगी। 4 लाख करोड़ रुपया इसका कुल कारोबार होगा और 1.1 लाख करोड़ रुपए से अधिक का निर्यात हो सकेगा। तो फुटवियर और लेदर क्षेत्र काफी अधिक महत्वपूर्ण है एमएसएमई सेक्टर में भी, और यही कारण है कि सरकार के द्वारा चाहे इसकी उत्पादकता में वृद्धि करना हो, गुणवत्ता में वृद्धि करना हो या प्रतिस्पर्धात्मकता में वृद्धि करना हो, फोकस उत्पाद स्कीम एक महत्वपूर्ण स्कीम होगा एमएसएमई क्षेत्र के विकास के लिए। ठीक है, तो कृषि का डेटा हमने डिस्कस कर लिया, एमएसएमई का डिस्कस कर लिया। अब आइए पर्यटन का डिस्कस करते हैं। इसके बाद हम लोग कुछ महत्वपूर्ण जो ग्राफिक्स है उस ग्राफिक्स के माध्यम से हम लोग यहाँ पर इसे डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, पर्यटन क्षेत्र, अगर आप लोग नए हैं तो यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारा टेलीग्राम ग्रुप @ISPC सेंटर को भी आप लोग जरूर ज्वाइन कर लें। बीपीएससी चाहे प्री की तैयारी हो या फिर मुख्य परीक्षा की, हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर हमेशा लगातार कंटेंट आप सभी को प्रोवाइड किए जाते हैं। अब आइए पर्यटन क्षेत्र। तो पर्यटन सेक्टर बीपीएससी मुख्य परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और लगातार यहाँ से सवाल भी पूछे जाते रहे हैं। इसीलिए केंद्र सरकार और बिहार सरकार दोनों पर्यटन के क्षेत्र में क्या क्या कार्य कर रही है इसे आप लोग जरूर तैयार कर लें। अगर पर्यटन के क्षेत्र में देखा जाए तो केंद्र सरकार के द्वारा राज्यों के सहयोग से, राज्यों की भागीदारी के साथ 50 पर्यटन स्थलों के विकास की चर्चा की गई है। यानी कि केंद्र सरकार राज्यों के पार्टनरशिप के साथ, राज्यों के साथ मिलकर 50 नए पर्यटन स्थलों का विकास करेगा और जो टूरिज्म इकोनॉमी है उसको बूस्ट करने का कार्य करेगी। इसके अलावा होम स्टे के लिए मुद्रा ऋण प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया है। अगर आप लोग न्यूज़पेपर लगातार पढ़ते होंगे तो बिहार सरकार के द्वारा 3-4 महीने पहले ही होम स्टे पॉलिसी को मंजूरी दी गई है कैबिनेट की। इसी के तर्ज पर केंद्र सरकार के द्वारा होम स्टे के लिए मुद्रा ऋण प्रदान करने का टारगेट लक्ष्य रखा गया है। ठीक है,
पर्यटन स्थलों में यात्रा की सुगमता और संपर्क में सुधार करने का भी लक्ष्य रखा गया है, क्योंकि जब तक संपर्क में सुधार नहीं होगा, कनेक्टिविटी नहीं होगी, तब तक टूरिज्म को बढ़ावा नहीं मिलेगा। मान लेते हैं कि रोहतास जगह है बिहार का, रोहतास में अगर विकास से समय कई सारे वहाँ पर डैम बने हुए हैं, कई सारे वहाँ पे झील है, बांध है, अगर मान लेते हैं कि रोहतास में कनेक्टिविटी का कोई इशू आता है तो कौन पर्यटक है जो वहाँ पर जाएगा वहाँ पे घूमने के लिए। तो कनेक्टिविटी प्रॉपर वे में होनी चाहिए। कोई भी टूरिज्म स्थल तभी वो डेवलप हो पाएगी जब प्रॉपर वे में उसका कनेक्टिविटी होगा, मेन सेंट्रल जो सिटी होगा उसके साथ वहाँ पे कनेक्टिविटी, आने जाने, रहने, खाने पीने, होटल की व्यवस्था होनी चाहिए। तो ये ऐसी व्यवस्था का विकास करने का लक्ष्य केंद्र सरकार के द्वारा रखा गया है। इसके अलावा कुछ पर्यटक समूहों के लिए वीजा शुल्क छूट के साथ साथ ई वीज़ा की भी सुविधा प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया है। तो यह हो गया टूरिज्म सेक्टर। हमने डिस्कस कर लिया कृषि क्षेत्र, एमएसएमई उद्योग क्षेत्र और पर्यटन क्षेत्र। अब हम लोग आते हैं ब्लू इकोनॉमी। ब्लू इकोनॉमी काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप देखेंगे कि किसी भी देश की जो इकोनॉमी है, आज उसका इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा हिस्सा ब्लू इकोनॉमी में निवेश करता है। अगर आप देखें तो SDG 14 जो है, SDG 14 ब्लू इकोनॉमी से ही संबंधित है। सतत विकास लक्ष्य 14 ब्लू इकोनॉमी से संबंधित है और हर एक देश, चाहे भारत हो, चाइना हो, ऑस्ट्रेलिया हो, ब्लू इकोनॉमी पर काफ़ी ज़्यादा जोर दे रहा है। भारत में केंद्रीय बजट में केंद्र सरकार के द्वारा ब्लू इकोनॉमी को ध्यान में रखते हुए, चूँकि महासागर जो है वहाँ पे खनिज संसाधन का भंडार है, तो केंद्र सरकार के द्वारा भी समुद्री विकास कोष की स्थापना का निर्णय लिया गया है। या जो समुद्री विकास कोष की स्थापना का निर्णय लिया गया है, इसका जो प्रारंभिक कोष की जो आकार होगा वह 25,000 करोड़ रुपया होगा। इस 25,000 करोड़ रुपए में 49% जो हिस्सेदारी होगी वह सरकार की होगी, बाकी 51% की जो हिस्सेदारी होगी वह निजी क्षेत्र की होगी और निजी क्षेत्र के साथ साथ बंदरगाह प्राधिकरण होंगे उसके होंगे। तो प्रारंभिक कोष 25,000 करोड़ रुपए की पूंजी के साथ समुद्री विकास कोष की स्थापना का निर्णय केंद्र सरकार के द्वारा लिया गया है, जिसमें 49% की हिस्सेदारी सरकार की होगी और 51% की हिस्सेदारी निजी क्षेत्र और बंदरगाह प्राधिकरण की होगी। इसके साथ साथ बिहार केंद्र सरकार का टारगेट है कि वर्ष 2047 ईस्वी तक वैश्विक कार्गो बेड़े में भारतीय जहाजों की हिस्सेदारी 20% तक बढ़कर कर दी जाए। तो ब्लू इकोनॉमी के क्षेत्र में भी केंद्र सरकार के द्वारा कई सारे कदम उठाए जा रहे हैं। ठीक है, तो अगर इन सेक्शन से संबंधित कोई सवाल वहां पर पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन के दौरान, डायरेक्टली सवाल नहीं पूछा जाएगा, लेकिन इनडायरेक्टली कृषि से संबंधित सवाल आए तो आप इन चीज़ों को मेंशन करिए, एमएसएमई से संबंधित सवाल आए तो आप इन चीज़ों को मेंशन करिए, पर्यटन के विकास के लिए आए तो लिखिए कि केंद्र सरकार के द्वारा बीते वर्ष 25-26 में बजट के माध्यम से ये प्रावधान किए गए हैं। ठीक है, तो इसे आपको वहाँ पर लिखना पड़ेगा। अब हम लोग कुछ डेटा का यूज़ करते हैं। इन डेटा का प्रयोग वित्त मंत्री के द्वारा बजट चर्चा के दौरान, भाषण के दौरान की गई है और न्यूज़पेपर का कलेक्शन है, जिसे इसे अभी आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूँ। मेंस के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। ऐसे डेटा का प्रयोग आपको आंसर राइटिंग के दौरान करना पड़ता है। अगर आप आंसर राइटिंग के दौरान ऐसे डेटा का प्रयोग करते हैं तो एग्जामिनर को जो भाषा होती है वह पढ़ने में थोड़ी डिफिकल्ट होती है, लेकिन अगर ग्राफिक्स चार्ट के माध्यम से आप लिखे हुए हैं वहाँ पे तो आसानी से चीज़ों को समझ जाएगा और अच्छे मार्क्स आपको मिलेंगे। इसका एक अच्छा इंप्रेशन एग्जामिनर जो कॉपी चेक कर रहे हैं तो उनके मन मस्तिष्क पर पड़ता है। तो आप लोग जरूर डेटा का अच्छे से यूज करें और इन्हीं डेटा का कलेक्शन, एक महत्वपूर्ण सूचना मैं बीच में आप लोगों को दे रहा हूं। हमारी टीम ISPC सेंटर के द्वारा 70वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा के लिए 150 से अधिक प्रश्न और उसके मॉडल आंसर को तैयार किए गए हैं, जो कि संभावित प्रश्नों की सूची है और उसका मॉडल आंसर तैयार किए गए हैं। लॉन्ग और शॉर्ट दोनों तरह के प्रश्न इसमें समाहित हैं। इसके साथ साथ कुछ महत्वपूर्ण एडिटोरियल का भी कलेक्शन शॉर्ट नोट्स के रूप में तैयार किया गया है, उसे भी प्रोवाइड किया जा रहा है। कुछ महत्वपूर्ण डेटा का कलेक्शन भी प्रोवाइड किया जा रहा है। तो 70वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा के रूप में, मुख्य परीक्षा के लिए एक पैकेज के रूप में ये सभी प्रोवाइड किया जा रहा है। इसका शुल्क RS 1500 रुपये रखा गया है। अगर आप लोग इसे परचेज करना चाहते हैं तो 8375934036 यह कॉन्टैक्ट नंबर है या व्हाट्सअप नंबर भी है और यही पेमेंट का भी नंबर है, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम। आप किसी इस पे आप 1500 रुपये पेमेंट करके इसी नंबर पे, व्हाट्सअप नंबर पे आप स्क्रीनशॉट भेज दें, आपको नोट्स प्रोवाइड करा दिया जाएगा और ग्रुप में आपको ऐड किया जाएगा व्हाट्सएप ग्रुप में। वहाँ पर मार्च के एंड तक जो भी करंट अपडेटेड सेक्शन आते रहेगा, समय समय पर आपको नोट्स वहां पर प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो 150 से अधिक प्रश्न और उसका मॉडल आंसर तैयार किया गया है। महत्वपूर्ण एडिटोरियल का कलेक्शन है, कुछ एडिटोरियल आपको मिलेंगे, कुछ का नोट्स आपको मिलेगा। महत्वपूर्ण डेटा अपडेशन
और कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल जो डिफरेंट मैगजीन में है, जैसे क्रॉनिकल में हो, पीडी में हो, दृष्टि में हो, तो इन सभी का कलेक्शन प्रोवाइड किया जा रहा है। तो आप लोग परचेज करना चाहते हैं और 70वीं मुख्य परीक्षा के लिए अगर आपके पास नोट्स बनाने का समय नहीं हो, रिवीजन आपको करना हो, या फिर आपके पास समय कम हो तैयारी का, तो निस्संदेह आप लोग इसे परचेज करिए। 8375934036 इस नंबर पे आप पेमेंट करके 1500 रुपये चार्ज है। इस नंबर पे पेमेंट करके इसी नंबर पे आप व्हाट्सएप स्क्रीनशॉट भेज दीजिए, या किसी भी प्रकार का कोई क्वेरी हो तो इस नंबर पे मैसेज या कॉल से आप लोग हमसे संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए अब डेटा का हम लोग डेटा को डिस्कस करते हैं। ये सभी पीडीएफ पेड आंसर राइटिंग बैच में और जो हमारे पेड नोट्स खरीदे हैं 70वीं मुख्य परीक्षा के लिए, उन सभी को नोट्स प्रोवाइड करा दिया जाएगा। सबसे पहले हम लोग देखते हैं आईएमएफ की डेटा। आईएमएफ की डेटा अगर देखा जाए कि भारतीय अर्थव्यवस्था का आकार क्या होगा, अभी क्या है भारतीय अर्थव्यवस्था का आकार और 2030 तक क्या होगा, तो आईएमएफ की यह डेटा काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। यानी कि भारतीय अर्थव्यवस्था किस प्रकार से ग्रो कर रही है। और अब देखिए 2024 ईस्वी से लगातार ग्रो करते हुए यहाँ पर दर्शाया गया है 2030 तक। 2024 ईस्वी में भारतीय अर्थव्यवस्था का जो आकार है 3.6 ट्रिलियन डॉलर, 2026 में 4.3 ट्रिलियन डॉलर, 2028 में 5.2 ट्रिलियन डॉलर, 2030 में बढ़कर 6.3 ट्रिलियन डॉलर हो जाएगा। यह संभावित डेटा है, संभावित है। आईएमएफ का एक संभावना आईएमएफ के द्वारा जताई गई है, तो डेटा काफ़ी ऑथेंटिक है। 2024 में 3.6 अरब डॉलर, 26 में 3.6 ट्रिलियन डॉलर, 4.3 ट्रिलियन डॉलर, 28 में 5.2 ट्रिलियन डॉलर और 2030 में 6.3 ट्रिलियन डॉलर भारतीय व्यवस्था का आकार होगा। अब आइए इस बार के बजट में चर्चा की गई है एनर्जी से संबंधित अक्षय ऊर्जा की स्थापित क्षमता। इसे थोड़ा और अच्छे से आप लोग वहां पर बना लेंगे। ठीक है, अक्षय ऊर्जा की स्थापित क्षमता, कुल अक्षय ऊर्जा की क्षमता अगर देखा जाए तो 209 गीगावाट है। गीगावाट आप लोग याद रखेंगे, 209 गीगावाट अक्षय ऊर्जा की स्थापित क्षमता है, जिनमें सबसे ज़्यादा सौर ऊर्जा की है 97.8 गीगावाट। दूसरे नंबर पे आता है 52.1 गीगावाट जल विद्युत ऊर्जा। फिर आता है पवन ऊर्जा 48.2 गीगावाट और जैव ऊर्जा जो है वह 11.3 गीगावाट। यहाँ पे 4 ऊर्जा को समाहित किया गया है। टोटल जो है 209.6 गीगावाट अक्षय ऊर्जा उत्पादन क्षमता, जिनमें सबसे ज़्यादा सौर 97.8 गीगावाट है सौर। उसके बाद आता है जल 52.1, पवन 48.2 और जैव 11.3 गीगावाट। तो अक्षय ऊर्जा की स्थापित क्षमता हो गया। ठीक है, डिजिटल इकोनॉमी। अब भारत की डिजिटल इकोनॉमी, राष्ट्रीय आय का कितना हिस्सा है डिजिटल इकोनॉमी, तो 2022-23 में राष्ट्रीय आय का 11.74% था, 24-25 में 13.42% बढ़कर हो जाएगा। तो डिजिटल इकोनॉमी का भी देखें, राष्ट्रीय आय में इसकी हिस्सेदारी काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है। जो 22-23 में 11.74% था, 24-25 में 13.42% हो जाएगा बढ़कर। ठीक है, तो काफ़ी महत्वपूर्ण डेटा है। अब आइए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई से संबंधित डेटा। अब एआई के क्षेत्र में देखेंगे, एआई काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि अभी आप देखिए चाइना और अमेरिका के बीच एक तरह से एआई को लेकर काफ़ी ज़्यादा वार की स्थिति देखने को मिल रही है। हाल ही में चाइना का डिप्सिक, उसने एआई के क्षेत्र में एक काफ़ी अलग पहचान बनाई और काफ़ी कम खर्च में ही अमेरिका के जो ओपन एआई है उसको पछाड़ दिया है डिप्सिक ने। ठीक है, तो एआई को लेकर दोनों के बीच एक तरह से कंपटीशन प्रतिस्पर्धा चल रही है। तो ऐसी स्थिति में भारत एआई में कहां पर खड़ा है, एआई के क्षेत्र में भारत सरकार क्या क्या कर रही है, भारत कहां पर अमेरिका और चाइना के प्रतिस्पर्धा में खुद को आंक रहा है, तो इन सभी चीज़ों को आपको देखना पड़ेगा। तो एआई से संबंधित कुछ अगर डेटा देखा जाए तो एक महत्वपूर्ण डेटा है कि 2027 तक भारत का एआई मार्केट 17 अरब डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है। इन सभी की चर्चा आपको बजट में मिल जाएगा। ठीक है, भारत का एआई बाजार 2027 तक 17 अरब डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है। वहीं एक और महत्वपूर्ण डेटा है कि 13 एशिया प्रशांत देशों में भारत एआई के उपयोग और अपनाने के मामले में अग्रणी है। तो एआई के क्षेत्र में ये वाला डेटा काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब आइए बजट के माध्यम से राज्यों और यूनियन टेरेटरी को फंड आवंटन, किस प्रकार से राज्यों और यूनियन टेरेटरी को फंड आवंटन किया जा रहा है, तो एक राशि यहाँ पर चर्चा की गई है। 2021-22 में 17.06 लाख करोड़ रुपया सभी राज्यों और यूटी को जो आवंटित किए गए उसे मिलाकर 21-22 में किया गया था 17.06 लाख करोड़।
23-24 में 20.65 लाख करोड़ और 25-26 में 25.60 लाख करोड़। तो एक तरह से देखिए कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को जो बजट मिल रहे हैं उसमें लगातार इसमें वृद्धि देखने को मिल रही है। तो सहकारी संघवाद से संबंधित कोई अगर सवाल आए मुख्य परीक्षा के अंतर्गत, इंडियन पॉलिटी के अंतर्गत, तो आप यह लिख सकते हैं कि केंद्र सरकार के द्वारा राज्यों और यूटी में जो फंड का आवंटन किया जा रहा है, उसे बंटवारा किया जा रहा है, उसमें किस प्रकार से लगातार वृद्धि देखने को मिल रही है। और यह जो लगातार वृद्धि है, यहाँ पर आप देखिए 21-22 से लेकर 25-26 तक यहाँ पर डेटा दिया गया है। तो आप डेटा को वहाँ पर यूज़ करके अपने स्टेटमेंट को वहाँ पर पुख्ता कर सकते हैं। तो यह हो गया राज्यों और यूटी को, यूनियन टेरिटरी को फंड आवंटन। अब आइए कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के लिए बजट आवंटन। तो कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के लिए हमने ऊपर ही डिस्कस किया कि इस बार बजट आवंटन में कमी कटौती की गई है। 2024-25 में कृषि व संबद्ध क्षेत्रों का जो बजट आवंटन था लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपया, 1.52 लाख करोड़ 24-25 में किया गया था। 25-26 में घटाकर 1.37 लाख करोड़ रुपया कर दिया गया है। तो आप इसका प्रयोग कृषि से संबंधित कोई सवाल आए तो वहाँ पे आप कर सकते हैं। बेरोजगारी दर में कमी देखने को मिल रही है और यह केंद्र सरकार के द्वारा बजट में कहा गया है कि पिछले लगातार 7 वर्षों में देखा जाए तो बेरोजगारी दर में कमी देखने को मिल रही है। और डेटा का लंबा प्रयोग था, लेकिन हमने प्रीवियस 4 डेटा का यहाँ पर हमने मेंशन किया है, 20-21, 21-22, 22-23 और 23-24। चूंकि ज़्यादा डेटा आप वहाँ पे याद भी नहीं रख पाएंगे, कम डेटा को कंपैरेटिव रूप में याद रखिए। तो 20-21 से आप देखेंगे तो लगातार बेरोजगारी दर में कमी देखने को मिल रही है, लगातार यह डेटा में गिरावट देखने को मिल रहा है। कैसे? तो देखिए 20-21 में बेरोजगारी दर जो है 4.19% था, 21-22 में घटकर 4.17% हो गया, 22-23 में घटकर 3.28% हो गया और 23-24 में 3.16% घटकर हो गया। तो भारत के बेरोजगारी दर में भी कमी देखने को मिल रही है। 20-21 से लेकर 23-24 तक बेरोजगारी दर में लगातार गिरावट देखने को मिली है। 4.19% 20-21 में था बेरोजगारी दर, वह 23-24 तक घटकर 3.16% हो गया। तो इस डेटा का भी प्रयोग आप लोग आंसर राइटिंग के दौरान कर सकते हैं। तो यह तो हो गया महत्वपूर्ण डेटा। अब आइए कि आखिर केंद्र सरकार के द्वारा इस बार जो 2025-26 का बजट पेश किया गया है उसमें बिहार के लिए कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं और बिहार के विकास के लिए केंद्रीय बजट 25-26 किस प्रकार से लाभदायी साबित होगा। तो कई सारे प्रावधान किए गए हैं। वैसे कई सारे प्रावधान आप देखेंगे, जैसे मखाना बोर्ड वगैरह की स्थापना है, इससे निस्संदेह बिहार का डायरेक्ट औद्योगिक विकास होगा। तो अगर बिहार के औद्योगिक विकास से संबंधित कोई सवाल आए तो इन प्रावधानों की चर्चा आप वहां पे कर सकते हैं। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की भी यहाँ पे वृद्धि हो सकती है। तो आइए एक एक हम लोग प्रोजेक्ट स्कीम के माध्यम से इसे चर्चा करते हैं। पहला है पश्चिम कोसी नहर प्रोजेक्ट के लिए वित्तीय सहायता। केंद्र सरकार के द्वारा बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में 50,000 हेक्टेयर से अधिक भूमि पर खेती करने वाले किसानों को लाभ प्रदान करने के उद्देश्य से पश्चिम कोसी नहर प्रोजेक्ट के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने का निर्णय लिया गया है। बाढ़ से संबंधित कोई सवाल है तो यहाँ पे आप जरूर मेंशन करिए। 50 हेक्टेयर से अधिक भूमि पर खेती करने वाले किसान इससे लाभान्वित होंगे पश्चिम कोसी नहर प्रोजेक्ट से, जिसके लिए केंद्र सरकार के द्वारा वित्तीय आवंटन किया गया है। इसके अलावा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के क्षेत्र में बिहार सरकार के लिए काफ़ी एक महत्वपूर्ण घोषणा बिहार के लिए किया गया केंद्र सरकार के द्वारा, और वह है कि बिहार में राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता और प्रबंधन संस्थान की स्थापना की जाएगी और एक केंद्रीय स्तर का संस्थान होगा। इससे खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को बढ़ावा मिलेगा, इससे बिहार में नवाचार को बढ़ावा मिलेगा, उद्यमिता को बढ़ावा मिलेगा और स्किल डेवलपमेंट को भी बढ़ावा मिलेगा। अगर इस प्रकार के संस्थान, केंद्रीय स्तर के संस्थान बिहार में स्थापित किए जाते हैं तो बिहार प्रतिस्पर्धा में अन्य राज्यों के समकक्ष खड़ा हो पाएगा। तो चाहे खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की चर्चा करें या बिहार में औद्योगिक विकास की चर्चा करें, राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता एवं प्रबंधन संस्थान जो कि केंद्र सरकार के द्वारा घोषणा की गई है, एक काफी महत्वपूर्ण कदम है। अगला है मखाना बोर्ड की स्थापना। मखाना बोर्ड हमने काफ़ी चर्चा किया। मखाना के उत्पादन के लिए, प्रसंस्करण के लिए और मार्केटिंग तथा प्रशिक्षण के लिए मखाना बोर्ड की स्थापना का निर्णय लिया गया है। अभी देश भर में जितना मखाने का उत्पादन होता है उनमें से 90% मखाना का उत्पादन सिर्फ और सिर्फ बिहार के द्वारा किया जाता है। ठीक है, बिहार में भी कोसी और सीमांचल का जो एरिया है मखाना उत्पादन के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है। मखाना को सुपर फूड कहा जाता है। तो इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो आने वाले समय में एक काफ़ी बड़ा मार्केट के रूप में बिहार उभर सकता है मखाना के क्षेत्र में।
अभी बिहार में मखाना कारोबार लगभग 500 करोड़ है। बोर्ड के गठन के उपरांत 3000 करोड़ रुपए तक पहुंचने की संभावना है। तो मार्केट जो है काफी विस्तार होगा और इससे किसानों की आमदनी भी बढ़ेगी और बिहार का औद्योगिक विकास भी संभव हो पाएगा। अन्य महत्वपूर्ण अगर प्रावधान देखा जाए तो हवाई यातायात बेहतर करने के लिए ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट एवं ब्राउनफील्ड एयरपोर्ट बनाने का निर्णय लिया गया है। इसके अलावा IIT पटना के विस्तार का भी निर्णय लिया गया है। नए छात्रावास बनाए जाएंगे, नए विभाग को स्थापित किया जाएगा और वहां पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, उसको डेवलप किया जाएगा। इसके अलावा एक और अन्य जो सबसे महत्वपूर्ण है, हालांकि यह एक सांकेतिक रूप में काफी अधिक है। जैसे आप देखेंगे कि आपने अगर बजट का भाषण माननीय वित्त मंत्री का सुन रहे होंगे आप लोग, तो आपने बजट में गौर किया होगा, न्यूज़पेपर में भी आया है कि इस बार वित्त मंत्री के द्वारा मधुबनी आर्ट वाली साड़ी पहनकर बजट प्रस्तुत किया जा रहा था। तो स्वाभाविक है कि एक सांकेतिक रूप में बिहार की जो कला संस्कृति है उसको बढ़ावा देने का प्रयास केंद्र सरकार के द्वारा मौन समर्थन के रूप में किया गया है। इससे एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, चूंकि मधुबनी आर्ट वाली वह साड़ी थी पेंटिंग वाली, तो इससे जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वह बिहार की टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बढ़ावा मिल सकता है। तो एक स्पष्ट रूप में तो नहीं, लेकिन सांकेतिक रूप में केंद्र सरकार के द्वारा निस्संदेह वित्त मंत्री के द्वारा यह जो प्रयास किए गए, कदम उठाए गए हैं, उससे बिहार की टेक्सटाइल इंडस्ट्री को भी बढ़ावा मिलने की पूरी संभावना है। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो आज का जो हमारा लेक्चर था वह केंद्रीय बजट मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से इसके महत्वपूर्ण डेटा, महत्वपूर्ण योजनाएं और बिहार के दृष्टिकोण से जो महत्वपूर्ण प्रावधान है उन सभी को आज के इस लेक्चर में हमने डिस्कस किया है। उम्मीद है कि आज का यह लेक्चर 70वीं BPSC मुख्य परीक्षा के लिए आप सभी के लिए मददगार साबित होगा। अगर आप लोग नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हमारे टेलीग्राम ग्रुप ISPC सेंटर को भी आप लोग ज्वाइन कर लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर करें ताकि BPSC की तैयारी करने वाले हर एक अभ्यर्थियों के पास इस चैनल की जानकारी की पहुंच हो सके। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। एक नए वीडियो के साथ आप सभी के समक्ष उपस्थित होऊंगा। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।